गुड मॉर्निंग प्यारे प्रतियोगी बंधुओं, मैं रिजवान सर एक बार फिर उत्कर्ष अकादमी सुल्तानपुर में आप सभी प्रतियोगी बंधुओं का तहे दिल से इस्तकबाल नंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि प्यारे दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे थे और हम लोग एकदम समापन के ओर पहुंच चुके हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के थोड़े बहुत टॉपिक बचे हैं, उसको बाद में भी देख लिया जाएगा, बट एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष में देख लेते हैं, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश की वन नीति, जिसको हम लोग कहते हैं वनस्पति। ठीक है प्यारे, जो आपकी हेडिंग होगी यही होगी, उत्तर प्रदेश की वन नीति पर चर्चा करना चाहते हैं। आपकी हेडिंग होगी उत्तर प्रदेश की वन नीति। उत्तर प्रदेश की वन नीति पर हम लोग चर्चा चाहते हैं। वन नीति प्यारे दोस्तों, इस पर हम लोग बात करना चाहते हैं। इसी को हम उत्तर प्रदेश की वनस्पति के भी नाम से जानते हैं या उत्तर प्रदेश की वन नीति के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, पहले तो कुछ जानकारी हम आपको ये बता दें। अगर आपसे कोई ये पूछे कि वन रिपोर्ट को कौन जारी करता है, उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वन रिपोर्ट को जारी करता है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वन रिपोर्ट को जारी करता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यही वह संस्था है जिसके द्वारा वन रिपोर्ट को जारी किया जाता है। फिर उसके बाद प्रश्न ये बन जाता है कि वन रिपोर्ट प्रत्येक कितने वर्ष बाद जारी किया जाता है, ये भी एक अच्छा प्रश्न बन जाता है दोस्तों। तो वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष बाद जारी किया जाता है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद जारी किया जाता है दोस्तों, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो वन रिपोर्ट कौन जारी करता है, कितने वर्ष बाद जारी किया जाता है, ये आपको भली भांति पता हो गया दोस्तों। वन रिपोर्ट जारी कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। वन रिपोर्ट कितने वर्ष बाद जारी किया जाता है? तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वन रिपोर्ट को जारी करता है दोस्तों। अब एक सवाल ये बन जाता है कि ये बता दीजिए कि वर्ष 2021 की जो वन रिपोर्ट आई है यूपी की, ये वन रिपोर्ट किस नंबर की है, कौन सा संस्करण है इसका दोस्तों, ये बढ़िया प्रश्न बन सकता है। करंट का भी इशू है दोस्तों, जो 2021 करंट का भी इशू है, बिल्कुल करंट है प्यारे दोस्तों। 2021 की जो वन रिपोर्ट जारी की गई, ये कौन सा संस्करण है दोस्तों, ये भी एक अच्छा प्रश्न बन जाता है, अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। और इसके पहले इसका मतलब वर्ष 2019 में वन रिपोर्ट जारी हुआ होगा। प्रत्येक 2 वर्ष बाद अगला जो वन रिपोर्ट जारी होगा वो 2023 को जारी होगा दोस्तों, ये भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो हम लोग जो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की वन नीति पर चर्चा जारी है। कौन जारी करता है दोस्तों? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है वन रिपोर्ट को, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद वन रिपोर्ट जारी किया जाता है प्यारे दोस्तों। और आपको ये भी अच्छे से पता होना चाहिए, जो वर्ष 2021 की वन रिपोर्ट जारी किया गया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये किस संस्करण की वन रिपोर्ट थी दोस्तों? ये तो 17वीं वन रिपोर्ट थी। कौन सी दोस्तों? 17वीं वन रिपोर्ट थी, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसका मतलब वर्ष 2019 वाला कौन था दोस्तों? तो ये था 16वीं, और जब 23 में आ जाएगा तो ये 18वीं वन रिपोर्ट जारी की जाएगी, ये भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक 2 वर्ष बाद वन रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करती है। वर्ष 2021 की जो वन रिपोर्ट जारी की गई 17वीं वन रिपोर्ट थी। 2023 क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष बाद जारी होता है, तो आगामी 2023 में वन रिपोर्ट जारी किया जाएगा जो 18वीं होगी। इसके 2 वर्ष पहले जो जारी की गई थी प्यारे दोस्तों वर्ष 2019 में, ये 16वीं वन रिपोर्ट थी, ये भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा करंट का इशू है प्यारे दोस्तों। आगे देख लीजिए प्यारे दोस्तों, अगर इसको हम पृथ्वी मान बैठे, ये अगर हमारी पृथ्वी है प्यारे दोस्तों, ये इधर जो होता है दोस्तों, ये नॉर्थ जोन होता है, साउथ जोन होता है। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये प्यारे दोस्तों उत्तरी गोलार्ध है। क्या है प्यारे दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध। ये है प्यारे दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध प्यारे दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध। मेरे प्यारे दोस्तों, पृथ्वी के बीच 20 से एक रेखा गुजरती है जो हमारी पृथ्वी को 20 से डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, विभाजित कर देती है। इस रेखा को हम लोग कहते हैं 0 डिग्री। इसका नाम है विषुवत, या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा।
हमारी पृथ्वी के मध्य से निकलने वाली जो रेखा है प्यारे दोस्तों, उसी को हम लोग कहते हैं विषुवत या भूमध्य रेखा। मेरे प्यारे दोस्तों 0 डिग्री विषुवत रेखा से अगर हम 23.5 डिग्री, कहाँ पर दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ जोन में अगर हम लोग चले कहने का मतलब उत्तरी गोलार्ध में चले दोस्तों, ये जो रेखा हम मान लेते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ जोन की, इस रेखा का नाम है प्यारे कर्क रेखा। क्या है प्यारे दोस्तों? कर्क रेखा। लेकिन जस्ट अपोजिट ये देख लें कि विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री यदि हम लोग प्यारे दोस्तों साउथ जोन में चले आए, कहाँ? साउथ जोन यानी कि नीचे की तरफ चले आए, वो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चले आए, तो इसको हम लोग कहते हैं प्यारे दोस्तों मकर रेखा। मकर रेखा प्यारे दोस्तों, आपसे एग्जामिनर ये प्रश्न पूछता है या कोई प्रतियोगी बंधु ये प्रश्न पूछ लेता है, आपका साथी संगति कोई भी ये प्रश्न पूछ ले कि ये बता दीजिए 0 डिग्री से 23.5 डिग्री कर्क रेखा या 23.5 डिग्री मकर रेखा क्यों ये 23.5 डिग्री मेजरमेंट किया गया? 24 ले लिया जाता या अप्रॉक्सीमेटली 25 ले लिया जाता, 30 ले लिया जाता, एक अटपटी सी गिनती 23.5 डिग्री क्यों प्यारे दोस्तों? ऐसा कोई एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, खासकर इंटरव्यू वगैरह में। तो मेरे दोस्तों इसका स्पष्ट मैं क्लियर कर देना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, ऐसा क्यों है। मान लीजिए ये सन है दोस्तों, हमारा सूर्य है। सूर्य की किरणें आपको पता है पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश पर भी लंबवत होती है, यहाँ पर भी लंबवत होती है, यहाँ पर भी लंबवत होती है। आई मीन कि पोल तक जाती है प्यारे दोस्तों, दोनों ध्रुवों तक पृथ्वी की जो हमारी किरणें हैं लंबवत होती हैं प्यारे दोस्तों। लेकिन ध्यान ये रहे, हमारी सूर्य की जो किरणें हैं 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ तथा 23.5 डिग्री साउथ में सीधा लंबवत होती। कैसे होती प्यारे दोस्तों? सीधा लंबवत होती हैं। जाती तो पोल तक है प्यारे दोस्तों, लेकिन कैसा जाती है? तिरछा जाती हैं दोस्तों। लेकिन सीधा कहाँ लंबवत होती है? मात्र 0 से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे। यही रीजन है दोस्तों जो मेजरमेंट किया गया है। 23.5 डिग्री नॉर्थ जोन को कर्क रेखा और साउथ जोन को मकर रेखा के नाम से जाना गया है। वैसे भी आप जानते हैं हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसीलिए भी इन दो रेखाओं का नामकरण हुआ है। पृथ्वी का मेरा अपना अच्छी झुकाव है, इसीलिए प्यारे दोस्तों जीवन की संभावना भी है, ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। और ये भी ध्यान देना, सूर्य की किरणें 0 डिग्री पर सीधा लंबवत होती है, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में सीधा लंबवत होती है। जाने को तो मेरे दोस्तों पोल तक जाती है बट तिरछा जाती है, इसीलिए 23.5 डिग्री को हमने मेजरमेंट किया है प्यारे दोस्तों। और एक अच्छी जानकारी बता दें, ये दोस्तों ये जो वाला क्षेत्र है ये 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 से 23.5 डिग्री साउथ वाला जो जोन है, इसी को हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है प्यारे दोस्तों। ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधा लंबवत होती है। सीधा जब लंबवत होगी दोस्तों तो सूर्य का तापमान जब बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है दोस्तों। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो तापमान बढ़ता है, जब तापमान बढ़ता है तो वर्षा अधिक होती है। तो इस क्षेत्र में नाना प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कौन सा क्षेत्र है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ध्यान ये देना, 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 से 23.5 डिग्री साउथ वाला जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ पर नाना प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं। उन्हीं वनस्पतियों के बारे में आज हम लोग चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों। और ये एक अच्छा प्रश्न, पॉपुलर प्रश्न है दोस्तों। अगर ये पृथ्वी मान लें या पृथ्वी पर डोल ड्रम का क्षेत्र कौन है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया। इसी को शांति पेटी के भी नाम से जानते हैं। शांति पेटी या डोल ड्रम का क्षेत्र कौन सा पृथ्वी पर, ये खूबसूरत सा प्रश्न है दोस्तों। तो इसको भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों। अगर पृथ्वी पर डोल ड्रम का क्षेत्र शांति पेटी अगर आपसे पूछे तो 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ तथा 5 डिग्री जो साउथ वाला क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र है मेरे प्यारे, ये डोल ड्रम का क्षेत्र है। 0 से 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तथा 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध वाला जो क्षेत्र है ये डोल ड्रम का क्षेत्र है, शांति पेटी का क्षेत्र है मेरे दोस्तों। ये भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अब आगे हम लोग वनस्पतियों पर बात करना चाहते हैं। वनस्पतियां सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती हैं? तो उष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो
हेडिंग वही होगी, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वनस्पतियां। इसको हम हटाते हैं, उधर से हम लोग चलते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वनस्पतियां पर हम लोग बात करना चाहते हैं। वनस्पतियां, इसी पर होगी चर्चा। मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वनस्पतियां, पहले तो दिखा देते हैं कितनी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो दिखा दे रहे हैं दोस्तों, 3 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कौन कौन सी प्यारे दोस्तों? तो दिखा देते हैं। उष्णकटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है दोस्तों, एक है उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन। एक है मेरे दोस्तों उष्ण कटिबंधी मरुस्थली या कांटे दोस्तों वन। ये 3 प्रकार की वनस्पतियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं दोस्तों। पहली उष्णकटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधी मरुस्थली या कांटेदार वन। 3 प्रकार की वनस्पतियां उत्तर प्रदेश में मोस्टली पाई जाती हैं। और जो पहली हेडिंग आपको बनाना है, उष्णकटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन, यही हेडिंग बना लो दोस्तों। इसकी हम लोग विशेषता देख लेते हैं, जहां से प्रश्न बनता है मेरे दोस्तों। उष्णकटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन, पहले तो दोस्तों पाया कहाँ जाता है, किन क्षेत्रों में पाया जाता है, ये अच्छे से पता होना चाहिए। उष्णकटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। क्षेत्र की अगर हम लोग बात कर लें, अगर ये हम लोग पर्वत या पठार मान लें, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं प्यारे दोस्तों। जब नदियों का जल पर्वत एवं पठारों की तलहटी में छिपा होता है, आई मीन कि कंकड़ों पत्थरों में उसका जल छिपा होता है, जहाँ नदियों का जल नहीं दिखाई देता, उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं प्यारे दोस्तों भावर। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? भावर। ये प्रश्न कई एग्जाम में बना, भावर का क्षेत्र कौन सा है मेरे दोस्तों? तो पर्वतों एवं पठारों के तलहटी वाला जो क्षेत्र है, उसको हम लोग भावर में प्यारे दोस्तों नदियों का जल नहीं दिखाई देता। नदियों का जल कंकड़ों एवं पर्वतों में, कंकड़ों एवं पत्थरों में छिपा होता है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? भावर। लेकिन जब नदियों का जल भावर से निकलकर मैदानी क्षेत्र में पहुंचता है, जब नदियों का जल दिखाई देने लगता है, नदियों का जल तैरने लगता है, उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं प्यारे दोस्तों तराई। क्या कहते हैं दोस्तों? तराई। तो अगर हम लोग इसको उत्तर प्रदेश मान लें प्यारे दोस्तों, ये अगर उत्तर प्रदेश है, ये क्या है? उत्तर प्रदेश है प्यारे दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो ये मेरे दोस्तों ये तराई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी कि उत्तराखंड एवं यूपी का जो बॉर्डर है, ये यूपी है, मतलब ये उत्तराखंड है। ये जो प्यारे दोस्तों तराई वाला क्षेत्र है, बॉर्डर वाला क्षेत्र है, यहीं पर उष्णकटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है मेरे दोस्तों। ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। और भावर एवं तराई वाला क्षेत्र हम लोग कहेंगे, भावर किसे कहते हैं? जहाँ नदियों का जल नहीं दिखाई देता है, नदियों का जल कंकड़ों एवं पत्थरों में प्यारे दोस्तों अदृश्य रहता है, दिखाई नहीं देता, उस क्षेत्र को भावर कहते हैं। जब नदियों का जल तैरने लगता है, दिखाई देने लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तराई कहते हैं दोस्तों। ये अच्छे से पता होना चाहिए। क्षेत्र अगर पूछ रहा है उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन का क्षेत्र दोस्तों, तो भावर एवं तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे, भावर एवं तराई क्षेत्रों में पाया जाता है कौन? उष्णकटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन। मेरे दोस्तों वर्षा की कितनी जरूरत है इस वन के लिए? वर्षा प्यारे दोस्तों 100 से 150 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। किस वन के लिए प्यारे दोस्तों? उष्णकटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन के लिए वर्षा कितनी जरूरत है दोस्तों? तो 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है दोस्तों। प्रमुख वृक्ष की अगर हम लोग बात कर लें, वृक्ष कौन से हैं दोस्तों इस वन के? तो आपको पता है जितनी इमारती लकड़ियाँ हैं दोस्तों, इमारती लकड़ियाँ इन्हीं वन से प्राप्त किए जाते हैं। ये भी अच्छे से पता होना चाहिए, प्राप्त किए जाते हैं मेरे दोस्तों, अच्छे से पता होना चाहिए, प्राप्त किए जाते
हैं, जाते हैं। जैसे जैसे दोस्तों आम, नीम, जामुन, शीशम, शाखू, सागौन, महुआ, आदि। मेरे प्यारे दोस्तों, जितनी भी इमारती लकड़ियां हैं सब उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन से पाए जाते हैं, और यही वन दोस्तों उष्णकटिबंधीय शुष्क वन में भी पाए जाते हैं। यही सारे के सारे लकड़ियां, सारे के सारे वृक्ष प्यारे दोस्तों, ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। भावर एवं तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर की जरूरत है। इमारती लकड़ियां प्यारे दोस्तों, लकड़ियां इन्हीं वन से प्राप्त किए जाते हैं। ये भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए। दूसरा आप डाल लीजिए प्यारे दोस्तों, दूसरा जो वन है उष्णकटिबंधीय, दूसरा जो वन है दोस्तों उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये है प्यारे दोस्तों दूसरा वन जो आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान देना, क्षेत्र अगर हम लोग ध्यान लें, अगर इसको हम लोग प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये है अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति है प्यारे दोस्तों ये, तो मेरे दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है मेरे दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पश्चिमी यूपी। क्या कहेंगे दोस्तों? पश्चिमी यूपी। बीच वाले को मध्य यूपी कहेंगे, मध्य यूपी प्यारे दोस्तों, मध्य यूपी। और प्यारे दोस्तों लास्ट वाले कहते हैं पूर्वी यूपी। क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्वी उत्तर प्रदेश। ये क्षेत्र है दोस्तों उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। मेरे दोस्तों ये भी ध्यान देना, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये आप अच्छे से ध्यान देना। पश्चिमी यूपी में पाया जाता है, मध्य यूपी में एवं पूर्वी यूपी में कौन सा वन पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो क्षेत्र में मेरे दोस्तों पश्चिमी यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है कौन सा वन दोस्तों? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसके लिए वर्षा की कितनी ज़रूरत होती है प्यारे दोस्तों? वर्षा की ज़रूरत कितनी होती है तो मेरे प्यारे दोस्तों स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। वहाँ पर 100 से 150 सेंटीमीटर था प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो है प्यारे दोस्तों 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है। ये भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। वृक्ष तो सेम, वृक्ष तो प्यारे दोस्तों, वृक्ष की अगर हम लोग बात कर लें तो सिमिलर है प्यारे दोस्तों। विशेष ध्यान देना, पाए जाने वाले वृक्ष कौन है तो मैं बता दूं, जितनी भी इमारती लकड़ियां हैं दोस्तों, इमारती लकड़ियां इन्हीं वनों से प्राप्त किए जाते हैं, इन्हीं वनों से प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों, किए जाते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले दिखाया था, आम, नीम, जामुन, शीशम, सागौन, शाखू, अशोक, देवदार, ये सारे के सारे वृक्ष इसी वन में पाए जाते हैं। ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। एक और पॉइंट पर ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला वन है। सर्वाधिक क्षेत्र पर ऐसे भी लिख सकते हो, सर्वाधिक मात्रा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला वन है दोस्तों, जाने वाला वन है। ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है प्यारे, आगे जो हम लोग बात करना चाहते हैं, जो तीसरा वन है उस पर हम लोग चर्चा कर लेना चाहते हैं। तीसरा जो वन है दोस्तों उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क तो हो गया, मरुस्थलीय या कांटेदार वन, मरुस्थलीय या कांटेदार वन। ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये है आपका तीसरा वन दोस्तों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय या कांटेदार वन। जो तीसरा वन है इस पर हम लोग बात करना चाहते हैं मेरे दोस्तों।
विशेष ध्यान देना, इस वन के वृक्ष की जड़ें लंबी तथा पत्ती छोटी एवं नुकीली होती हैं। इस वन के लिए वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। ये भी अच्छे से पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। और ध्यान ये देना, इस वन के वृक्ष अपने भोजन का निर्माण पत्तों से करते हैं दोस्तों। ये ध्यान देना, पत्तों से करते हैं। ये पॉइंट बेहद ही इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों। किस वन के वृक्ष अपने भोजन का निर्माण अपने पत्तों से करते हैं? तो मरुस्थली या कांटेदार वन के वृक्ष ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जल का अभाव होता है प्यारे दोस्तों। वर्षा देखो 50 से 75 सेंटीमीटर ही पाई जाती है, जिसमें जल का क्या है दोस्तों? अभाव है। इसीलिए इस वन के जो वृक्ष होते हैं दोस्तों, अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं? अपने पत्तों के माध्यम से करते हैं। ये भी अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। अगर क्षेत्र की हम लोग बात कर लें, किस क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों, क्षेत्र की हम लोग बात कर लें तो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में दोस्तों, दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। ये भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे बुंदेलखंड। ठीक है मेरे प्यारे, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। प्रमुख वृक्ष कौन से हैं दोस्तों? वृक्ष के बारे में सुना होगा। बबूल है इसका, बैर है दोस्तों, खैर है, नागफनी है दोस्तों। नागफनी जिसको हम लोग कॉक्टस के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। पहला आपने देखा था उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क पर्णपाती वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तीसरा उष्णकटिबंधीय कांटेदार या मरुस्थली वन। प्यारे दोस्तों अच्छे से आपको पता होना चाहिए। बबूल, बैर, बबूल है प्यारे दोस्तों, बबूल, बैर, खैर, नागफनी। खैर दोस्तों जिससे हम लोग कत्था प्राप्त करते हैं दोस्तों, जो पान में यूज किया जाता है, जो हम पान खाते हैं हमारे होठ लाल कर देता है, वही है दोस्तों खैर, जिसको हम लोग कहते हैं कत्था। तो दोस्तों ये अच्छी बात आपके सामने है। आगे हम लोग देखना चाहते हैं वनस्पतियों के फायदे क्या है दोस्तों। फायदे हेडिंग डाल दो। वनस्पतियों से तमाम प्रकार के फायदे हैं। वनस्पतियाँ पर्यावरण को संतुलित रखते हैं दोस्तों, संतुलित रखते हैं। ये अच्छे से पता होना चाहिए। वनस्पतियाँ पर्यावरण को संतुलित रखते हैं प्यारे दोस्तों, अच्छे से पता होना चाहिए। वनस्पतियाँ वर्षा कराने में सहायक होते हैं। वर्षा कराने में सहायक होते हैं दोस्तों, सहायक होते हैं। फिर आपसे पूछता है वनस्पतियों की पत्तों से, वनस्पतियों के पत्तों से जैविक खाद प्राप्त की जाती है। जैविक खाद प्राप्त की जाती है प्यारे दोस्तों, अच्छे से पता होना चाहिए। और क्या होता है प्यारे दोस्तों, जैसे एक वनस्पति है जिसका नाम है क्रोटन। क्रोटन नामक वनस्पति से फसल को सूखने से बचाया जाता है। सूखने से बचाया जाता है दोस्तों, बचाया जाता है। आप कहेंगे सर ऐसे क्यों? क्रोटन नामक जो वनस्पति है इससे हम फसल को सूखने से क्यों बचा लेते हैं, कैसे बचा लेते हैं?
तो दोस्तों अगर ये पृथ्वी की सतह है प्यारे, ये पृथ्वी की सतह है, पंजाब एवं हरियाणा का किसान, पंजाब एवं हरियाणा का किसान, हरियाणा का किसान प्यारे दोस्तों क्रोटन नामक जो पौधा है अपने खेतों में उगाता है, उसकी जड़ें बहुत नीचे होती हैं प्यारे दोस्तों। जैसे पृथ्वी की नमी, खेतों की नमी जैसे समाप्त होती है, क्रोटन नामक पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं, तो किसानों को यह आभास हो जाता है कि फसल को जल की ज़रूरत है। ये अच्छे से पता होना चाहिए। इसका नाम है प्यारे दोस्तों क्रोटन। आगे और सारी वनस्पतियाँ उसको मैं दिखा देना चाहता हूँ। आपको ये पता है एक वनस्पति है प्यारे दोस्तों जिसका नाम है सिनकोना। सिनकोना नामक वनस्पति है। सिनकोना नामक वनस्पति की छाल से दोस्तों कुनैन नामक दवा प्राप्त की जाती है। कौन से दोस्तों? कुनैन नामक दवा प्राप्त की जाती है, नामक दवा प्राप्त की जाती है, प्राप्त की जाती है प्यारे दोस्तों, प्राप्त की जाती है प्यारे बच्चा, जाती है। जिसका उपचार, ये भी पूछा गया है, जिसका उपचार मेरे दोस्तों, जिसका उपचार मलेरिया, ये ध्यान देना, रोग में किया जाता है। मेरे दोस्तों एक वनस्पति अभी रिसेंटली प्रश्न बना, किस वनस्पति को प्यारे दोस्तों रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से जाना जाता है? कैलिफोर्निया प्यारे दोस्तों, किस वनस्पति को रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से जाना जाता है? तो इस वनस्पति का नाम है शिकोया सिम्पर वीरेंस। सिम्पर प्यारे दोस्तों, सिम्पर वीरेंस नामक वनस्पति है। इसी को हम लोग कहते हैं रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया। सर इसकी विशेषता क्या है? तो भारत की सबसे लंबी वनस्पति है दोस्तों, सबसे लंबी वनस्पति है दोस्तों, ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। जिसकी लंबाई लगभग 120 मीटर होती है, ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। इसी को कहते हैं रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया। मेरे दोस्तों और भी हम आपको दिखा देना चाहते हैं, जेट्रोफा का नाम सुना होगा, जेट्रोफा, या इसी को कहते हैं रतन ज्योत। क्या कहते हैं दोस्तों? रतन ज्योत। जेट्रोफा या रतन ज्योत वनस्पति के बीज से दोस्तों क्या प्राप्त किया जाता है? तो बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। ये कई बार प्रश्न बना दोस्तों, किस वनस्पति के बीज से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है? तो जेट्रोफा या रतन ज्योत। सर कोई और वनस्पति है जिसके बीज से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है? तो बता दूंगा, पोंगोमिया दोस्तों, पोंगोमिया नामक वनस्पति के बीज से भी प्यारे दोस्तों क्या निकाला जाता है? बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। इसको भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए, बायोडीजल प्राप्त किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये भी अच्छे से आपको क्या होना चाहिए? बायोडीजल है प्यारे, बायोडीजल, BIO है दोस्तों, बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। अच्छे से आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, बायोडीजल। ठीक है प्यारे दोस्तों, बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। या ऐसे लिख सकते हो, बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। दो ऐसी वनस्पतियां हैं प्यारे दोस्तों, जेट्रोफा या रतन ज्योत, एक पोंगोमिया, जहां से क्या निकाला जाता है? बायोडीजल। आगे थोड़ा सा और देख लीजिए प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपसे ये पूछता है बीड़ी प्यारे दोस्तों, बीड़ी किस वनस्पति के पत्ते से बनाई जाती है? फिर आपको बनाना दिया सलाई दोस्तों, दिया सलाई की जो स्टिक होती है प्यारे दोस्तों, क्या स्टिक ये किस वनस्पति से बनाई जाती है? उसके बाद आइसक्रीम की स्टिक प्यारे दोस्तों, स्टिक ये किस वृक्ष के लकड़ी से बनाया जाता है? बीड़ी प्यारे दोस्तों बता देना चाहूँगा, तेंदू नामक वृक्ष के, दा है दोस्तों तेंदू, फिर से लिख दे रहा हूँ, तेंदू नामक वृक्ष की लकड़ी, तेंदू नामक वृक्ष के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है दोस्तों, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दिया सलाई की स्टिक, जो माचिस की तीली होती है दोस्तों, वह किस वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है? तो मैं बता देना चाहूँगा, पॉपुलर नामक वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है दोस्तों, ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। आइसक्रीम की लकड़ी
आइसक्रीम की स्टिक किस वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है? तो अपने भारत में नहीं पाया जाता दोस्तों। पहले इसको हम चाइना से मंगाते थे। कहाँ से दोस्तों? चाइना से। अब इसको मंगा रहे हैं यूक्रेन से। कहाँ से दोस्तों? यूक्रेन से। जब से प्यारे दोस्तों चाइना पे बैन लग गया, अब हम आइसक्रीम की स्टिक कहाँ से प्यारे दोस्तों आयात कर रहे हैं दोस्तों? तो बता देना, यूक्रेन। लेकिन वृक्ष कौन सा दोस्तों? उसका नाम है बर्च। क्या नाम है दोस्तों? बर्च नामक वृक्ष की लकड़ी से दोस्तों आइसक्रीम की स्टिक बनाई जाती है। ये रही मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख वनस्पतियाँ। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश विशेष वाला जो टॉपिक है समापन हो चुका है दोस्तों। कल हम नए सीरीज के साथ आएंगे, नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।